हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर शुरू कर दीजिएगा। तेजी से भागते हुए घोड़े की लगाम में थामे वो अपनी घुड़सवारी के जौहर दिखाता बाकी चारों से काफी आगे निकल गया था, मगर जोश था कि कम होने के बजाय मजीद बढ़ता जा रहा था। रूहान, हालिब, रकीम आदि तीनों से बहुत ही पीछे कहीं रह गए थे। ये लाहौर से कुछ किलोमीटर दूर तकरीबन 2 से ढाई घंटे की ड्राइव पर एक गैर आबाद सा मुजाफाकाती इलाका था, जहाँ पर शहरी रफंदी का बेहद खूबसूरत और बड़ा सा फार्म हाउस था। वो पांचू रोहान समेत अक्सर अपना वीकेंड गुजारने यहाँ पर आते थे। उनकी फैमिलीज का यहाँ पर आना बहुत ही कम होता था। फार्म हाउस काफी बड़े रकबे पर फैला हुआ था, जहाँ पर फार्म हाउस के फ्रंट साइड पर बड़ा सा स्विमिंग पूल बना हुआ था और बैक साइड पर एक मसनूई आबशार का साथ बड़ा सा तालाब बना हुआ था। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा अस्तबल भी था, जिसमें आला नस्ल के घोड़े शहरियार साहब और रिहान शाह ने मुती ममालिक से चुन चुन कर मंगवाए थे। अस्तबल के अलावा उन सब के लिए अट्रैक्शन का बायस फार्म हाउस के पिछली तरफ बना हुआ वो ग्राउंड था, जहाँ वो सब अपने निशानेबाजी की मशकें करते थे। कानों पर हैंडफोन्स लगाए हुए, अपनी अपनी गन हाथ में लिए हुए तरह तरह अपने टारगेट पर गोलियां बरसाना उनका पसंदीदा मुश्किल था। आदि के शो की तकमील के लिए शादिया साहब ने कुछ दूर स्पेशल बॉक्सिंग रिंग भी बनवाया हुआ था। यह भी इन चारों की अट्रैक्शन का बायस था। आज सैटरडे का दिन था और वो पांचों सुबह 11 बजे ही फार्म हाउस पहुंच गए थे। आते ही फ्रेश होकर नाश्ता करते वो अपने अपने घोड़ों पर सवार होते हुए राइडिंग पर निकल गए थे, जहाँ पर फहीम इन चारों को पीछे छोड़ता हुआ बहुत ही आगे जंगल की तरफ चला गया था। इस इलाके में आबादी न होने की वजह से फार्म हाउस से कुछ ही दूर एक छोटे से जंगल का इलाका शुरू हो जाता था। इस जंगल को पार करते ही शहर की तरफ जाने वाली रोड की शुरुआत हो जाती थी। फहीम अब इस जंगल वाले इलाके में आकर रुक गया था। वो चारों भी कुछ देर बाद ही उसके पास पहुंच गए थे। इतनी दूर तक आने की क्या जरूरत थी कमीने? अभी तो शुक्र है धूप निकली हुई है। अगर अंधेरा होने लगता तो पता है ना कि यहाँ पर तेरे चाचे तुझे अपना डिनर बना लेते। रकीम फहीम की पोनी खींचते हुए बोला। यह इलाका काफी सारे जंगली कुत्तों से भरा हुआ था। फहीम का सुरख व सफेद चेहरा इस वक्त पसीने से तर हुआ था। अभी वो से कोई जवाब देता ही एक तेज नस्वानी चीख की आवाज सुनकर वो पांचों एक साथ बैठे थे। इतने वीरान और गैर आबाद इलाके में ये लड़की की आवाज कहाँ से आई थी? वह पांचों सोते हुए चारों तरफ देखने लगे थे। तभी उनकी नजर सामने कुछ दूर जंगल के बीचों बीच इस लड़की पर पड़ती, जो कि तेजी से उनकी तरफ भागती हुई आ रही थी। सनम? रकीम की हालत पर भी आवाज पाई। इन चारों ने चौंक कर उसे फिर से सामने से भाग कर आती हुई लड़की को देखा था। रकीम ने पहली नजर में दूर से उसे पहचान लिया था। आदि, हालिब और फहीम भी हैरत से आंखें फाड़े तेजी से पास आती सनम को देख रहे थे, जो फुल स्पीड में भागती हुई उनकी तरफ आ रही थी। बचाओ! वह चलाती हुई इन सब से कुछ दूर जमीन पर मुंह के बल गिरी थी। तभी इन पांचों की नजर उसके पीछे भाग कर आते दो कुत्तों पर पड़ी। आदि ने जल्दी से अपनी कमर के साथ बंधे हुए होल्स्टर से गन निकालकर हवाई फायरिंग की थी और गोली की आवाज सुनकर कुत्ते वापस भाग गए थे। रकीम बातवा सनम के पास पहुंचा। वो चारों भी उसके पीछे पीछे भागे थे। सनम? उसने गिरवी सनम को बाजू से पकड़कर सीधा किया था। जब लम्हे बार के लिए रकीम की नजर उसके गर्दन से जरा नीचे इस दिल पर पड़ी थी और इसका दिल बेएहतियात होकर जोर से धड़का था। गले में पहनी हुई सिल्वर चेन के नीचे उसके दाएं कॉलर बोन पर चमकता हुआ नन्हा सा तिल पूरी आबोताब से चमकता हुआ इतना खूबसूरत लग रहा था कि रकीम का दिल बेसाता किसी की गुस्ताही करने के लिए मचल गया था, मगर बर वक्त खुद को संभाल कर वो अपनी नजरें झुका था। शुक्र था सनम ने उसकी चोरी नहीं पकड़ी थी। इधर गोली की आवाज सुनकर अपने बाजू पर किसी के हाथ का लम्स महसूस करते सनम ने गर्दन उठाकर ऊपर देखा था, जहाँ उसकी नजर ब्राउन मर्दाना जूतों पर पड़े थे। जूतों से ऊपर तक सफर करती उसकी निगाहें जैसे ही सामने वाले के चेहरे पर पड़ी, सनम का दिल तेज से डूब कर उभरा था। रकीम को इस तरह इस वीरान जगह पर देखकर सनम शशतर रह गई थी। उसकी आंखों में बैकवत, खौफ और हैरत उतर आए थे। उसे जरा सी दूरी पर बैठा हुआ शख्स सचमुच रकीम शाह था। सनम ने अपनी आंखें झपककर दोबारा से खोल दी, मगर सामने रकीम एक अटल हकीकत की तरह मौजूद था। ये उसकी आंखों का धोखा नहीं था, जिसने एक लम्हे को उसको देखकर हमेशा की तरह अपनी नजरें झुका ली थी। वो उसके सामने पंजू के बल बैठा हुआ था। सनम के दिमाग में फिर से 15 दिन पहले का वो मंजर ताजा हुआ था। कुत्तों से ज्यादा वह रकीम शाह को अपने सामने देखकर खौफजदा हुई थे। या अल्लाह, ये शख्स यहाँ पर कहाँ से आ गया? प्लीज अल्लाह हेल्प मी। आयशा को जल्दी से यहाँ पर भेज दें। उसे दिल से बेसाता दुआ निकली थी। अपने दोनों हाथ समीप पर जमाकर सनम उठना ही चाहती थी, मगर घुटने और कोहनियों से उठती हुई टीसों पर कड़ा कराई गई थी। पथरीली समीप पर गिरने से उसके घुटने, कोहनियां और हथेलियां बुरी तरह से छिल गए थे। दर्द की शिद्दत से उसकी खूबसूरत आंखों से आंसू बह निकले थे। रकीम ने जल्दी से अपना हाथ आगे करके उसे सहारा देना चाहता, मगर वो उसका हाथ नजरअंदाज करके सर उठाकर अपने दाएं तरफ रकीब के पीछे खड़े हुए आदि को देखने लगे थे। रूहान, फहीम और हालिब उसके बाएं तरफ खड़े थे, मगर
उसने अभी तक इन तीनों को एक नजर तक नहीं देखा था। मिस्टर आदल प्लीज गिव मी अ हैंड, वो कराहती हुई बोल थी, और रकीम का चेहरा उसकी बात सुनकर यकलखत फीका पड़ा था। सनम ने ना सिर्फ पहले की तरह उसे नजरअंदाज किया था, बल्कि सबके सामने उसकी बुरी तरह से इंसल्ट भी कर गए थे। तभी वो तैश में उठकर दूर जाकर रहा था। या श्योर, व्हाई नॉट, उठे प्लीज। आदि ने आगे आते हुए हाथ बढ़ाकर उसे सहारा देते हुए उठाया था। आदि का हाथ थामते झटके से वो उठ खड़ी हुई थी, और एन इस वक्त रूहान की नजर जैसे ही सामने मौजूद इस बारबी डॉल पर पड़ी तो वो वापस पलटना भूल गए थे। वो लड़की थी या हुसन की मलका? नहीं, कोई हूर जो भटक कर दूर कहीं आसमानों से जमीन पर उतर आई थी। इतनी सहरजदा, इतनी मुकम्मल, ऐसा मासूम हुसन जिसने अपनी पूरी जिंदगी में अब तक नहीं देखा था। वो साकत सा खड़ा हैरत से खुली हुई आंखों के साथ ही इस बड़ी पैकर को देखता रह गया था, जबकि हालिब और फहीम की नजरें भी सामने खड़ी सनम पर थी। उसे देखते हुए हालिब को शिद्दत से वो दुश्मन जान याद आए थे। रकीब ने सुर आंखों से एक मुकम्मल भरपूर नजर उसके बेपरवाह कातल के सरापे पर डालती और फिर अपनी नजर झुकाकर खड़ा हो गया था। इस एक नजर में भी उसने तफसील से सनम का जायजा ले लिया था। बेबी पिंक कलर शरार कुर्ता और व्हाइट कलर की जीन्स की कैपरी पर गले में व्हाइट स्कार्फ डाले वो अपने लंबे सिल्की बालों की ऊंची सी पोनी बांधे हुए थी, जो अब ढीली होकर नीचे आ गई थी। बाल भी मुंतशिर होकर बिखर गए थे और कानों में छोटे छोटे डायमंड्स इयररिंग्स थे। गले में बारीक सी सिल्वर चेन में पड़ा हुआ नन्हा सा डायमंड दूर से भी चमक रहा था। पैरों में व्हाइट के नोज पहने हुए थे। इस उलझे बिखरे हुलिये में भी वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि रकीम के चोर निगाहें बार बार उसके मासूम चेहरे का तवाफ करने के लिए उठ रहे थे। आर यू ओके सनम? फहीम ने उसे घुटने से फटी हुई जीन्स की कैपरी देकर पूछा था। इतनी दूर से गिरकर कोई ठीक रह सकता है क्या? इतनी जोर से गिरकर कोई ठीक रह सकता है क्या? वो अपने आंसू पोंछते हुए तरह कर बोले थी। आदि, फहीम और रूहान ने लब बीच कर अपनी मुस्कुराहट दबाई थी, जबकि रकीब उसकी कातल अदा पर अपना गुस्सा बुलाए जैसे कुर्बान सा हो गया था और अपना गुस्सा बोलकर दोबारा उसे कुछ दूर आकर खड़ा हुआ था। हालिब की बेचैन नजरें भी उसके पीछे की तरफ देखती हुई बार बार अपनी जिंदगी को ढूंढ रहे थे। ओह सॉरी, बट आप यहाँ पर यूं अचानक कैसे? आई मीन कनाडा से कब आई आप? उसके खूबसूरत चेहरे को देखते हुए फहीम ने आगे आते हुए पूछा था। हम परसों रात को ही आए थे यहाँ पर। 3 दिन बाद हमारी कजन की शादी है। मैं और आयशा सुबह घूमने निकले थे, उसे कुछ वाइल्ड लाइफ फोटोज लेनी थी, तभी वो यहाँ पर आ गई और पिक्स लेते ही पता नहीं कहाँ निकल गई है और ये डॉग मेरे पीछे पड़ गए। वो अपने दोनों हाथों से मट्टी झाड़ती हुई अपना रुख मोड़कर बोली थी। उसकी टाप की दोनों स्लीव्स कोहनी तक फट गई थी और कोहनी से निकलता हुआ होंठ स्लीव्स पर भी लग गया था। रियली? आयशा भी आई है? फहीम आयशा के बारे में सुनते ही खुशी से उछल पड़ता। यानी 15 दिन बाद वो अपनी शेरनी को दोबारा से देख सकेगा। वाओ! आखिरी मुलाकात आते ही उसने अपने गाल पर हाथ रखकर सिलाया था। थप्पड़ की याद फिर से ताजा हो गई थी। और कौन कौन आया है आपके साथ सनम? क्या सफीन भी आई है? हालिब ने बेकरारी से पूछा। वो तीनों तो है, सब जानते थे, मगर रूहान उन सबके रवैये पर कब से हैरान हो रहा था। पहले रकीम के हरकते, फिर फहीम का चखना और अब हालिब का बेकरार लहजा। हालिब और किसी लड़की के लिए इतना बेचैन? स्ट्रेंज। वो तो हासा कूल और मगरूर किस्म का बंदा था, लड़कियों से 10 मीटर की दूरी मेंटेन रखने वाला, मगर वो आज किसी सफीन के लिए इतना बेचैन क्यों हो रहा था? रूहान हैरत से सोचने लगा। हालिब की आवाज़ पर सनम ने पलटकर उनकी तरफ देखा था और हालिब के पास खड़े रूहान पर नजर पड़ते उसका मुंह हैरत से खुल गया था। वो हैरत से कभी अपने दाएं तरफ खड़े हुए रकीम को देख रही थी और कभी अपने बाएं तरफ खड़े हुए रूहान को। रकीम उसकी हैरान सूरत को देखकर बेएहतियात मुस्कुरा दिया था। जी हाँ, आपकी और सफीन की तरह यहाँ भी डबल रोल है। ये मेरा जुर्मा भाई है रूहान, और रूहान ये सनम है। हम उनसे कनाडा में मिले थे। ये और उनकी बहन सफीन हमारी तरह ट्विंस हैं। रकीब ने उनकी दोनों का तारफ करवाया था। हेलो, नाइस टू मीट यू सनम। रूहान ने मुस्कुराकर उसकी दिलकशी के पैकर को देखते हुए कहा था। सेम हियर। वो भी मरवतन मुस्कुराए थी। क्या मिरोसा भी आई है आपके साथ? आपके बार? आदि ने बेचैनी से सनम से सवाल किया था। नहीं, वो सफीन की वजह से नहीं आई। सफीन की तबीयत खराब है ना, इसलिए उसके पास कनाडा में ही रुक गई है। हम लोग रोहा और उस्मान के साथ आए हैं। पीछे कांधों पर लटकता हुआ बैग उतारते हुए बोली थी। वो बैग में पड़ा हुआ अपना खूबसूरत पीच कलर का स्टाइल निकाल कर देखने लगी थी। सफीन की और मिरोसा की गैर मौजूदगी का सुनकर हालिब और आदि हाथ से मायूस हुए थे। यानी सफीन की तबीयत अभी भी खराब थी? हालिब ने कर्ब से सोचा था। अचानक ही उसका दिल हर चीज से अचाट हो गया था। ओ, यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं है। आयशा को कॉल कैसे करो? वो परेशानी से सूरत लिए हुए आदि को देखती हुई बोली थी। एक बार फिर उसने रकीम को नजरअंदाज कर दिया था, जबकि रूहान उसके मासूम खूबसूरत चेहरे को देखकर उससे नजरें नहीं हटा पा रहा था। डोंट वरी सनम, हम लोग देखते हैं, आगे चलकर आयशा यहीं कहीं होगी। रकीम उसकी परेशान सूरत को देखकर खुद ही बोला था। उस लड़की के सामने वो अपनी अना का परचम बुलंद रख ही नहीं सकता था। अब भी रूहानी शक्ल बनाए हुए उस तरह उनके सामने खड़ी थी कि उसे देखकर लग रहा था कि अभी खड़े खड़े ही रोने लगेगी। सनम,
दूर से आते हुए इस मुतरन्नम आवाज पर उन सब ने पलट कर पीछे देखा था, जहाँ पर येलो कलर के पेड़ तक आते टॉप पर घुटनों से ऊंचे पिंक कलर के शॉर्ट टाइट शॉर्ट्स में उसकी सुरख पर सफेद संडोल टांग के चमक रहे थे। पिंक कैनोस और गले में कैनन का कैमरा लटकाए हुए खड़ी लड़की आयशा मुरासी साहबा धूप से बचने के लिए पिंक कलर का पी कैप पहने हुए बालों को पोनी पर जकड़ रखा था। हालांकि ये फरवरी के आखिरी दिन थे, मगर ठंडे मुल्क से आने वाली आयशा को इस मौसम में भी गर्मी कुछ ज्यादा ही महसूस हो रहे थे। नॉट अगेन, आज फिर ये मुझसे थप्पड़ खाएगी। फहीम ने नफी में सर हिलाते हुए बागोर उसकी ड्रेसिंग को देखा कहा था। काके, ये थप्पड़ खाएगी तो तुझे भी खिला कर जाएगी। पिछली बार का हशर बोल क्या? आदि फहीम को देखता हुआ बोला, जो कि आशा के कपड़े देखकर मुंह बना था। सनम ने एक पुरस्कून सांस खारिज करते हुए सामने खड़ी आशा को देखा था और दौड़ती हुई उसके पास पहुंचे थे। कहाँ चली गई थी तुम सनम? आशा के गले लगते हुए बोल थी, और जबकि आशा उसकी नजर सामने खड़े इन पांचों पर टिकी थी। रूहान को देखकर वो एक लम्हे को चौंकी थी, मगर फिर खुद ही समझ गई थी कि यह रकीम जैसा दिखने वाला लड़का जरूर उसी का भाई था। मैं तो यही थी, मगर तुम कहाँ पर गायब हो गई थी सनम? वो बोल सनम से रही थी, मगर उसकी हूनवान नजरें सामने खड़े हुए अपने दो हाथों पर जमी हुई थी, फाहिम और हालिब। वो चारों जैसे जैसे उसकी तरफ बढ़ते आशा की गिरफ्त अपने बैग के स्ट्रेप्स पर मजबूत होती जा रही थी, जो वो पीछे की तरफ दोनों कांधों पर टांगे हुए थे। अस्सलाम वालेकुम मिस आशा, कैसी हैं आप? वैसे बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ, महज 15 दिन बीते हैं। 15 दिन पहले भी मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझाया था कि अच्छी लड़कियां इस तरह की ड्रेसिंग नहीं करती, और आप फिर से इसी तरह के हुलिये में घूम रही हैं, बिना ये सोचे कि ये पाकिस्तान है, कनाडा नहीं, जहाँ आप अपने बचपन के कपड़े जवानी तक इस्तेमाल करें और लोग आपको कुछ ना कहें। यहाँ पर इतना सारा हुस्न एक साथ देखकर बहुत से कमीनों की आंखें हल्कों से बाहर निकल आएंगे। यूं अकेले ऐसे कपड़े पहनकर ना घूमे, वरना आपके हुस्न को हराज पेश करने वाले शरीफ सादे खाने के बाद मीठे के तौर पर आपको अपने साथ बला तो कल्लफ उठाकर लेकर जाएंगे। फाहिम ने आशा को देखकर दिल जलाती हुई मुस्कुराहट से कहा था। वो तीनों फाहिम की बात पर लब बेचकर मुस्कुराहट रोकने लगे थे। इस दौरान हालिब दोबारा पीछे खड़ा गोरों के पास चला गया था। वो सफीन के लिए अजहद मुतफक्कर था, तभी अपनी मुकद्दर होती हुई तबीयत का बहाना चाह रहा था। आशा की कांटा नजरों ने दूर जाते हुए हालिब शाह को देखा था। उसकी नजरों में हालिब को देखकर खून उतरा था, मगर उसने बामुश्किल खुद को कंपोज करके अपने सामने बकवास करते हुए गधे यानी कि फाहिम को देखा था। ओ रियली मिस्टर फाहिम, मुझे लगता है आपको खुद समेत अपनी कौम पर कुछ ज्यादा ही यकीन है, लेकिन मैं बता दूं, बहुत बड़ी खुशफहमी का शिकार है आप। और जहां तक मुझे याद है, मैंने भी 15 दिन पहले आपसे कहा था कि अपनी तरफ उठते हुए हाथों को तोड़ना मुझे अच्छी तरह आता है। वो थप्पड़ तो याद होगा ना आपको? आपकी बार फाहिम की आंखों में देखकर बोली थी, और कांधों पर टंगा हुआ बैग उतार अपने सीने से लगा लिया था, जिसके अंदर मौजूद शय पर नामहसूस अंदाज में उसके हाथ चलने लगे थे। सनम उसे इस तरह अकेले इन लोगों से बढ़ता हुआ देखकर परेशान हो गए थे। हाँ याद है, और बिल्कुल याद है, साथ मुझे वो 2 थप्पड़ भी याद है जो आपके इन खूबसूरत गालों की जिन्नत बन थे। क्या कहा आपने कि अपनी तरफ उठते हुए हाथों को तोड़ देती हैं? देखिए मेरे हाथ तो अभी तक सलामत है। 15 दिन पहले ही तो मैंने ये हाथ आपकी तरफ उठाए थे, और अब दोबारा उठाऊंगा, बल्कि आपके इस हसीन चेहरे से फिर से लगाऊंगा भी। देखता हूँ कैसे तोड़ती हैं आप। फहीम शरारत से बोलता हुआ आशा की तरफ हाथ बढ़ाने लगा था, जिसकी आंखों से इस वक्त गुस्से की चिंगारियां निकल रही थी। रकीम और आदि अब फहीम और आशा की बहस से परेशान होने लगे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि एक शेर है तो दूसरा सवा शेर। इसी तरह इन दोनों की बहस का एहतमाम पहले की तरह खतरनाक होने वाला था। भाभी फहीम आशा के चेहरे की तरफ हाथ लेकर क्या ही था कि अचानक ठाक की आवाज के साथ ही एक तेज भरपूर चीज से पूरा जंगल गूंज उठा था, जबकि वो तीनों फटी फटी आंखों से जमीन पर पड़े हुए फहीम को देखने लगे थे, जिसकी सदमे से फटी हुई साकत आंखें अपने सामने खड़ी आशा पर टिकी थी। आशा गन हाथ में लिए रिलैक्स से खड़ी जमीन पर पड़े फहीम को तमसहराना नजर देख रहे थे, जिसके बाएं बाजू से तेज से बहता हुआ खून उसकी शर्ट को तर्क कर रहा था। और सनम, जो आशा की गोली चलाते ही जोर से चीखी थी, वो भी दहशत से फटी हुई आंखों से आशा को देखने लगे थे। गोली की आवाज सुनकर हालिब भी तेज से दौड़ता हुआ इन चारों के पास आया था, जहां उसकी नजर जमीन पर गिरे हुए फहीम पर और हाथ में गन थामे खड़ी हुई आशा पर बैठे। आयशा, ये क्या किया आपने? फहीम को गोली मारकर आपको क्या लगता है अब यहाँ से आसानी से बच के चली जाएंगी? हालिब आयशा को देखकर गुस्से से घुरा कर बोला था। अरे मैं तो डर गई। ची 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 ची, कौन रोकेगा मुझे? आप या आप मिस्टर हकीम, आप या फिर मिस्टर अस्ट्रेंज? वो डरने की मसनूई अदाकारी करती बार बार इन पांचों की तरफ इशारा करते हुए आखिर में रूहान से पूछने लगे थे। फिर धीरे धीरे से चलते हुए अपने सामने डरकर खड़े हुए हालिब को एक सैपा करते हुए फहीम के सामने एक घुटने के बाद झुककर जमीन पर बैठ गए थे। मिस्टर फहीम, कहा था ना कि दोबारा ये हाथ मेरी तरफ उठे तो फिर दोबारा से उठने के लायक नहीं रहेगा, मगर आपने शायद सीरियस नहीं ली मेरी बात को।
आई होप आज के बाद आपसे याद रखेंगे कि मेरी तरफ से ये हाथ तो क्या, आपको नजर तक नहीं उठाकर नहीं देखना, वरना अभी तो बुलेट सिर्फ बाजू को छूती हुई गुजरी है, आगे से सही निशाने पर, यानी कि आप इसके छिछोरे दिल पर मारोगे। एंड वन मोर थिंग, स्टे फ्रॉम अस, कम सनम। वो हाथ में थामी हुई गन सनम के सामने लहराकर आहट में उनके सीने पर आकर बोली थी और झटके से उठ खड़े थे। हालब तेजी से चलता हुआ फहीम के सामने आया था। तू ठीक है फहीम, इस आशा को तो मैं। हालिब फहीम की हालत पूछते हुए पड़कर दूर जाती आशा और सनम की तरफ लपका था, जबकि फहीम ने तेजी से उचकते हुए उसका हाथ पकड़कर रोक लिया था। रुक जा हालिब, जाने दो उसे। मेरी शैनी ने गलती से अपने शेर से एक गलत पाप पर पंगा ले लिया है, अब उसको मैं बताऊंगा कि फहीम दुरानी क्या चीज है। वो आदि का हाथ पकड़कर उठता हुआ बोला था। रोहान, जो इस सारी सिचुएशन से शुरू से अनजान था, वो अब तक आशा की इस जारहाना रद्देमल पर शाख में गिरा खड़ा हुआ था। रकीब और आदि फहीम का सहारा देकर खड़ा करने लगे थे। वो दोनों भी आशा के गोली चलाने पर सख्त शौक थे, जबकि हालिब गुस्से से लब बीचे फहीम की खून आलूदा आस्तीन देख रहा था। चल शहजादे, चल कर जरा मेरी मरहम पट्टी कर दे, कब तक ऐसे शौक में रहेगा। जरा हैरान मत हो, ज्यादा हैरान मत हो, वो ऐसी है, जंगली शेरनी कहेगी, हमेशा अपने पंजे तेज रहती है। हाय जालिम हसीना ने क्या ताक का निशाना मारा है, पूरा हाथ जैसे जलकर रह गया है। फहीम साकत खड़े रूहान से बोला था और साथ ही अपना हूर आलूदा बाजू को भी दबाया था, जो दर्द से शल हो रहा था, जबकि रूहान चौंक कर उसको देखता हुआ इन चारों के साथ ही वापसी के लिए आगे बढ़ गया था। घर में दाल होते ही ग्रैनी आयशा और सनम की तरफ घबराकर लपकती हुई आई थी। सनम, आयशा, मेरे बच्चे, कहाँ थी तुम दोनों? तुम्हें पता है रोहा तुम्हारी वजह से कितनी परेशान है, बल्कि वो तो उस्मान बेटे से जुहेब भाई को कॉल करने के लिए कह गई थी, मगर उस्मान ने मना कर दिया था और वो तुम लोगों को ढूंढने निकला है। ग्रैनी आयशा और सनम को देते लपक कर इन दोनों के पास आई थी और उन्हें तफसील बताती हुई बोली थी, जबकि आयशा सर पर हाथ मारती आयशा उस्मान को कॉल करने लगे थे। इस एरिया में सिग्नल इशू होने की वजह से सनम उसका और उस्मान उसका और सनम का नंबर ट्रैक नहीं कर पा रहा था। उसने उस्मान का नंबर मिलाते हुए एक नजर डरी सामी सनम पर डाली थी, जो अभी तक आशा की हरकत पर खौफ के हसार में क्या थे। पूरे रास्ते में वो शाख में गिरी बैठी हुई थी, जबकि सरशार सी आशा उसकी हालत से महसूस होती लब बीच का मुस्कुराहट दबावे ड्राइविंग में बिजी हो गए थे। उस्मान से बात करने के बाद आशा ग्रैनी की तरफ मुड़ी थी, जो अभी तक खामोश कड़वी सनम को फिक्रमंदी से देख रही थी। ग्रैनी, क्या हुआ? अब परेशान मत हो, डोंट वरी, मैं रोहा से बात कर लेती हूँ, उस्मान को भी बता दिया, फिक्र की कोई बात नहीं है। और सनम, जाओ तुम चेंज कर लो, मैं जरा रोहा से निपट कर आती हूँ। और ग्रैनी को तसल्ली देने के बाद सनम को भी कदीयत देते हुए सीनियर चढ़कर ऊपर जाती हुई बोलते, लबू पर शरारती मुस्कुराहट चमक रही थी। सनम ने तासुब से ऊपर जाती हुई आशा को देखा था। इतना सब कर भी वो कितनी रिलैक्स थी, जबकि उसकी जान अब तक गले में अटकी हुई थी। रोहा, मैं आ गई। आशा रोहा में रूम में इधर से उधर बेचैनी से टहलती हुई रोहा को देखकर चहकते हुए बोली थी। उसकी आवाज सुनकर वह झटके से अपनी जगह पर रुकी थी और साथ ही गुस्से और बेबसी की मिलीजुली कैफियत में उन्होंने अपने सामने खड़ी इस जंगी तैयारी को देखा था। हम तुम्हारा क्या करे आशा? तुम्हारा माँ बाप तुम्हें हमारा जिम्मेदारी पर भेजा और तुम बिना बताए सुबह से गायब हो। उस्मान तुमको ढूंढ ढूंढ कर थक गया है। अल्लाह का वास्ता है, अब तुम बिना किसी को बताए कहीं नहीं जाओगे और ना सनम को साथ लेकर जाओगे। वो मेरा जितना शरीफ बच्ची है, इतना तुम शैतान की हालतन उसे भी अपने साथ बिगाड़ दोगे। रोहा उसको देखकर भड़कती हुई बोलती, अच्छा अच्छा मेरी प्यारी रोहा, अब डांट से ही पेट भरेंगी या मुझे अपने इन प्यारे प्यारे हाथों से मजेदार सा खाना भी खिलाएंगे? उस्मान को कॉल कर दिया है मैंने, वो भी आ रहा है, आप चलकर खाना लगाएं। नीचे ग्रैनी और आरफा से भी कह दें, सब मिलकर खाना खाएंगे। वो मुस्कुराकर लाड से उनके गले में बाहें डालती हुई बोली थी, ठीक है, तुम फ्रेश होकर आओ, हम खाना लगाता है। और सनम को भी बुलाओ, सुबह से भूखा है वो बच्ची भी। वो मुंह फैलाकर नीचे जाती हुई बोलती, जबकि वो उनके बच्चों की तरह मुंह फैलाकर बोलने पर वो खिलखिलाकर हंसते थे। आज वो खुश थी, बेहद खुश, क्योंकि उसने अपने एक दुश्मन से ठीक ठाक किस्म का बदला लिया था और उसे मुंह की खिलाकर आए थे, जबकि दूसरे और असल दुश्मन को सबक सिखाना अभी बाकी था।